हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा किया होगा। मैंने आपको गृह कार्य में क्या दिया था बताइए। भारत में प्रचलित 22 भाषाओं के नाम आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने थे। सभी बच्चों ने लिखे होंगे। आज बच्चों हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण का प्रयोग क्यों ज़रूरी है, परंतु उससे पहले हम पुनरावृत्ति के साथ जितना भी अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ा है उसके बाद हम व्याकरण की ओर चलेंगे। भाषा जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह भाषा, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के उदाहरण है टेलीफोन, रेडियो, नाटक। लिखित भाषा के हैं समाचार पत्र और लिखित सूचना। मौखिक भाषा के द्वारा हम व्यक्ति को अपनी बात बताते हैं और व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझ जाता है। और लिखित भाषा के अंतर्गत हम लिखकर अपनी बात व्यक्ति को समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात पढ़कर समझता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब व्यक्ति अपनी बात बोलकर बता रहा है। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। और हमने पढ़ा था बोली और लिपि के बारे में। पहले हम जानेंगे बोली, फिर हम जानेंगे लिपि। बोली सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषा के रूप को बोली कहा जाता था। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा को बोली कहा जाता है। बोली जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और वो जिस लिपि में लिखी जाती है वो उस भाषा की बोली होती है। यानी जिस लिपि में उसको लिख रहे हैं वो उस भाषा की बोली कहलाएगी। लिपि कहते किसे हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अर्थात जिस भाषा को हम जिस लिपि में लिख रहे हैं उसको लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए हम जिन भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं या जिन भी संकेतों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाते हैं। भारत में अनेक भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग अनेक लिपियां हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और अरबी भाषा भी हमारी फारसी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों ये तो हुआ भाषा, बोली और लिपि। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। भाषा की शुद्धता व एकरूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं हो जाती हम भाषा का सही रूप लिखने व बोलने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। अर्थात क्या मतलब हुआ, जब हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि व्याकरण के प्रयोग से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण के प्रयोग से ही भाषा जो है वो प्रभावशाली बनती है, उस पर व्याकरण का प्रभाव पड़ता है और वह अत्यंत बोलने में प्रभावशाली लगती है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। अर्थात जिसको व्याकरण के नियमों का पता है कि किस अवस्था में क्या नियम लगना है, वही व्यक्ति व्याकरण के में वाक्य का शुद्ध व अशुद्ध रूप की जानकारी दे सकता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों पर विचार करते हैं, जैसे कि अ, आ, इ,
शब्द विचार पर हम शब्दों पर विचार करते हैं कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे कि हमने देखा, इसमें लिखा है सड़क। अगर हम ड़ा पर बिंदी यानी कि बिंदी नहीं लगाते तो वो सड़क गलत होता। तो यहाँ पर सड़क, विद्यार्थी, घर आदि उदाहरण दिए गए हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों पर विचार किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ये वाक्य सही है। तो व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अपने एक अगली वीडियो सेशन में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ का एक बार पुनः उच्चारण करें।